हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली 3 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं, जो कि आप लोग दे सकते हैं कि लगातार आप लोगों के लिए यहाँ पर इतना संघर्ष किया जा रहा है। आप लोगों के लिए लगातार आपके मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। सुबह आपको 11 बजे भी मॉडल पेपर होता है, ठीक है। 3 बजे भी मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। रेडी हैं सभी लोग? आवाज़ मिल पा रही है? एक बार जय हिंद लिख दीजिए जितने लोग जुड़े हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए रेडी हैं? चलिए, पहला प्रश्न आपसे दिया गया है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। बताइएगा 1 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। पहले का ऑप्शन देना है। पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की जो आधारशिला रखी थी वो आपके कहाँ पर रखी थी। 1 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा आपके सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था 5 सन्यासियों को, है ना, या 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सर्वप्रथम जो उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। चलिए, यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा कि मुगल सम्राट द्वारा आगरा का किला, यहाँ पर 2 का ऑप्शन भी हो जाएगा अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर। इसका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे। चलिए, यहाँ पर जो आप देना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर के बताना है यहाँ पर 3 का ऑप्शन जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा 3 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए 1857 दिया है ना, तो आपके कौन हो जाएंगे यहाँ पर नाना साहब जी ने। इनका एक मूल नाम होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि नाना साहब का मूल नाम क्या था। धोंधो पंत। क्या? धोंधो पंत, याद रखिए धोंधो पंत। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि नाना साहब के एक कमांडर इन चीफ कौन थे, कमांडर इन चीफ जो आपके थे वो कौन थे, अगर ये पूछ ले कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ जो थे वो कौन थे, तात्या टोपे थे। क्या? तात्या टोपे थे। और तात्या टोपे का जो मूल नाम है वो क्या हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं। चलिए नए स्टूडेंट है, वेलकम है, सभी का वेलकम है। और यहाँ पर बताइएगा प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे 4 नंबर में। और 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर धन निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन अपनी इसी पुस्तक में किया है, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने किया था। बताइएगा कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना जो किया वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, बाल गंगाधर तिलक। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आपका जवाब बनेगा बाल गंगाधर तिलक। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बने आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था, क्वेश्चन नंबर आपको 6 का जवाब देना है। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लाइव इतने लोग हैं और लाइक की संख्या थोड़ा कम है ना। देखने में ही आप देखिए भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो बाद में जुड़े हैं, पहले जुड़े हैं, लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक का भी ध्यान दीजिए सभी लोग। ठीक है, लाइक का बटन सभी लोग दबा दीजिएगा जितने लोग बाद में जुड़े हैं, और फटाफट कमेंट भी करते रहिएगा। और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। देखो यहाँ पर जो आपका सेना भर्ती अधिनियम है ना 6 नंबर में, ये आपका शुरुआत हुई थी कब, ऑप्शन बी 1856 से। कब से? 1856 में सेना भर्ती अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये पारित हो गया था, याद रखिएगा। और सेना के सैनिकों को युद्ध के दौरान समुद्र पार करके कहीं भी भेजा जा सकता था। मतलब जो सेना थी वो जरूरी नहीं थी इंडिया में रहे, इसको समुद्र पार करके भी कहीं भी भेजा सकता था। ऐसी आपकी कह सकते हैं ये सेना थी। आपने देखा होगा कि जब 1857 की क्रांति के बाद दूसरा आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो यहाँ पर भारत के लोगों ने साथ भी दिया था। तो ऑप्शन मुझे आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। 1857 का विद्रोह जो शुरू किया था वो किसने शुरू किया था। यहाँ पर देखिए 7 नंबर का जो ऑप्शन है आपका ये नंबर, सिपाहियों ने। किसने? सिपाहियों ने। यहाँ पर बताना है सिपाहियों ने किया था। जमींदार थोड़ो थे, ना ही किसान थे। यहाँ पर सिपाहियों ने शुरुआत किया था। कब से शुरुआत किया था? 10 मई से स्टार्टिंग हुई थी। 10 मई कब? 1857। 10 मई 1857 से शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। और कहाँ से हुई थी? तो मेरठ छावनी से। मेरठ छावनी से हुए था। क्लियर है? आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। बताइएगा मंगल पांडे ने जो 1857 की विद्रोह की पहली गोली चलाई थी वो कहां पर चलाई थी दोस्तों। यहां पर 8 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा।
वेरी गुड, बेहतरीन आप लोगों की तैयारी है, लाजवाब तैयारी है। और ऐसी तैयारी देखकर हमें भी खुशी मिलती है कि नहीं, चाहे कैसा भी मॉडल पेपर आएगा आप लोग यहाँ पर 100% है कि बेहतर से बेहतर आप लोग रिजल्ट दिखाओगे हमें। चलिए 8 नंबर का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा बैरकपुर में। कहाँ से? बैरकपुर में, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। डेट अगर पूछ ले, डेट याद रखिए 29 मई। कब? 29 मई 1857 को बैरकपुर छावनी अर्थात मुर्शिदाबाद में एक चर्बी युक्त कारतूस से उपयोग से मना कर दिया गया था, है ना। तो 1857 की कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्टिंग मानी जाती है। ऑप्शन ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 9 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल इस समय बताइए कौन सा था 9 नंबर में? तो यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन सी नंबर जिसका भी आ रहा है लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग आपका जवाब राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? 1857 के गदर से संबंधित नहीं है 10 नंबर में। तो 10 की अगर बात करें, देखो नाना साहब हैं, है ना, मंगल पांडे हैं, लक्ष्मीबाई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नहीं जुड़े हैं। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। 11 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए केरल और तमिलनाडु, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर केरल और तमिलनाडु इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? चलिए बताइएगा कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था दोस्तों? यहाँ पर 12 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 1191 में जो तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, तराइन की पहला लड़ाई हुआ था, है ना, तराइन का पहला युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ तो इसमें रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हो गया था, है ना, पृथ्वीराज चौहान को हार झेलनी पड़ी थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से माना जाता है? एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार इनमें से कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों याद रखिए ये आपका है खारी बावली, जो कि नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? खारी बावली, नई दिल्ली। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा आपसे कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? यहाँ पर 14 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए धौलाधार, महाभारत, पीर पंजाल या आपकी शिवालिक, कौन सा बनेगा? चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी पीर पंजाल पर्वतमाला है ना, हिमालय की एक महत्वपूर्ण पर्वतमाला है, जो कि देखा जाए भारत की हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, है ना, राज्यों के पास ये जो ऑप्शन आपका सी नंबर है पीर पंजाल आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां क्या होती हैं? मतलब देखा जाए कि यहाँ पर 15 नंबर में जो डी नंबर आपका दिया है डंस यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां होती हैं। कौन? डंस जिसे बोलते हैं। यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ था? यहाँ पर बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोस्तों वीडियो को लाइक से जरूर करते रहिएगा, जितने लोग बाद में जुड़े हैं या पहले जुड़े रहे हैं, है ना। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, भूल गए हैं, तो सभी लोग भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। कह रहे हैं कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई? 16 नंबर में जो ऑप्शन है सी हो जाएगा अप्रैल 2014 से। कब से? अप्रैल 2014 इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के मानदंडों की जानकारी मिलेगी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड दोस्तों, तो इस कार्ड के माध्यम से किसानों को यह भी जानकारी प्रदान की जाती है कि मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में क्या चीज़ें हैं और किस फसल के लिए कितनी खाद और कौन सी खाद का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो 17 नंबर में है वो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 12, अर्थात 12 चीज़ों को जानकारी होती है। मतलब ये कह सकते हैं जैसे आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, है ना, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, बोरान, ठीक है, और पीएच मान, इन सभी के बारे में अर्थात 12 चीज़ों का इससे जानकारी मिलती है, जो कि ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरुआत की गई। चलिए बताइएगा, भारत के प्रधानमंत्री ने
13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कौन सी फसल बीमा यहाँ पर जो भरा जाएगा वो फसल भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है, राष्ट्रीय कृषि बाजार है क्या। चलिए, ये जो आपका है याद रखिएगा कि कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच, क्या है, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। इसके जरिए यहाँ पर जो किसान होंगे वो अपने उत्पादों को सीधे मोबाइल के जरिए से भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं। निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में कृषि उत्पाद पूछा गया है। तो चलिए 20 नंबर को लॉक करिए जल्दी से। कह रहा है गेहूं चावल, मक्का और चावल, चावल और चीनी, गेहूं और चीनी, बताइएगा। यहाँ पर जो आंसर है राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है 2 कृषि उत्पाद। यहाँ पर शीर्ष 5 वस्तुएं जो निर्यात की जाती हैं। तो देखो, निर्यात की जाती हैं कौन सी वस्तुएं, तो सबसे पहली बात करें तो आपका चावल हो जाएगा। ठीक है, चावल हो गया। इसके बाद मछली हो गई। ठीक है, मछली हो गई, ये भी निर्यात की जाती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मांस हो गया। ठीक है, मांस भी निर्यात किया जाता है। मसाले भी निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, मसाले भी निर्यात किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है सी वाला, चावल और कौन सा, चीनी, चावल और चीनी, यहाँ पर चीनी भी निर्यात की जाती है। तो आपका जो जवाब बनेगा वो सी हो जाएगा, चावल और चीनी। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन जो बनेगा वो सी होगा, चावल और चीनी इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है, केवल है। देखो, चावल और चीनी भारत द्वारा निर्यात की जाने वस्तुओं में से शीर्ष वस्तुओं में शामिल है। शीर्ष यहाँ पर दिया गया ना, जब शीर्ष लगा दिया गया है तो आपको तो लगाना पड़ेगा, आपको उसी के अनुसार देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। यहाँ पर यह बताइएगा कि पहला जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो किसके द्वारा घोषित किया गया था। दोस्तों, आपका जवाब क्या हो जाएगा, 21 दिसंबर में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। 21 दिसंबर में बी नंबर। देखिए, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अर्थात ये कब, तो याद रखिएगा कि 2004, क्या 2004, 27 मई 2004 को, 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। और भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने जाना शुरू किया गया। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। पहली बार जो मनाया गया था, है ना, वो आपका कब मनाया गया था, बताइए कि जो पंचायती राज दिवस मनाया गया था वो कब से मनाना शुरू किया गया था, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैंने बताया कि 2004 में क्या किया था, इस विभाग को अलग कर दिया गया था, इसका नाम जो आपका किया था चेंज कर दिया गया था। लेकिन पहली बार जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था, 2010 में। कब, 2010, याद रखिए 24 अप्रैल 2010 से पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, 1919 कहाँ पर, अच्छा अगले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। ठीक है, ये 2010 से पहली बार से मनाना शुरू किया जा रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। आप लोग अगले क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे तो हम समझ रहे थे कि भाई आप लोग क्या आप कर रहे हैं, डेली क्लास होती है भाई, ये क्लास डेली होती है। ठीक है, देखिए 22 नंबर की बात करें तो 22 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, प्रांतों में, कहाँ पर, प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली इसी के तहत आपकी लागू की गई थी। और एक काम और भी किया गया था, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, है ना। और पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार भी प्राप्त किया गया था, इसी के तहत किया गया था। ठीक है, तो 3 काम बहुत ही पूछे जाते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, अगला पूछा जाता है कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, और पहली बार भारतीय महिलाओं को मताधिकार देने का भी अधिकार इसी के तहत मिला था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध भी शुरू हो गया था। यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए इनका नाम है 23 नंबर में, जो 23 नंबर है ऑप्शन बनेगा आपका बी, याद रखिएगा वीपी सिंह है। वीपी सिंह है जिन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं संसद में घोषणा किया था कि वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे, और इसी से क्या हुआ, देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिए बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है।
मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है, कह रहा आपसे संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। क्लास में पढ़ाई करिएगा, क्लास के अंत में जिसकी जो भी समस्या हो तो क्लास के अंत में अपनी समस्या को बताइएगा। अभी समस्या आप लोगों की सुनेंगे तो हर एक लोगों की समस्या आने लगेंगी। कोई कहे सर जी एग्जाम डेट बताइए, कोई बताएगा सर जी कौन कौन से क्लास में टाइम चलती है, कब पढ़ाते हैं, इंग्लिश कब पढ़ाएंगे, मैथ कब पढ़ाएंगे। इसीलिए अभी कुछ मत बोलिए, क्लास के अंत में जो भी पूछना है पूछते रहेगा। चलिए देखो यहाँ पर संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। तो 24 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर 552। क्या हो जाएगा 552, जवाब हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था। यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका दिया गया 25 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका ये, याद रखिएगा 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन क्या बनेगा आपका, नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है, क्यों। चलिए यहाँ पर देखिए 26 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो समुद्री जल होता है उसका जो लवणता होती ज़्यादा होती है, इससे मतलब जल का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, जिससे कोई भी निकाय मतलब हो गया पिंड, यहाँ पर निकाय मतलब होता है पिंड, क्या हो जाएगा निकाय मतलब पिंड यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा कौन सा 26 नंबर में, वो आपका सी हो जाएगा कि समुद्री जल निकाय पर नदी के जल की तुलना में कम उत्प्रेक्ष बल लगता है। चलिए देख लेते हैं पढ़ के, चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा। कह रहा है समुद्री जल का घनत्व नदी के जल की घनत्व में कम होता है, ये तो गलत दिया है। समुद्री जल का घनत्व नदी के जल की घनत्व तुलना में अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व नदी के जल की तुलना में अधिक होता है। समुद्री जल निकाय पर नदी के जल की तुलना में कम उत्प्रेक्ष लगता है। नदी का जल समुद्री जल से अधिक दूषित होता है। भाई कौन सा ऑप्शन को लॉक किया जाए यहाँ पर, जल्दी से बताइए। चलिए कौन सा आंसर यहाँ पर लगाया जाए, बी वाला या सी वाला। कह रहे समुद्री जल निकाय पर नदी के जल की तुलना में कम उत्क्षेप बल लगाता है। फिर यह है समुद्री जल का घनत्व नदी, देखिए ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा, समुद्री जल का घनत्व नदी के जल की घनत्व की तुलना में अधिक होता है, इसलिए क्या होता है वो तैरता रहता है। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है माता पिता अमीबा के, क्या दिया है, माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विधारी विखंडन से बनी अनुजात अर्थात अमीबा की जो संख्या होती कितनी होती है, 27 नंबर में। अब यहाँ पर देखो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 8 हो जाएगा। मतलब आप कैसे समझे कि माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विधारी अर्थात बाइनरी विखंडन से बनी अनुजात अमीबा की संख्या 8 होगी। एक अमीबा पहले विखंडन से 2 पुत्री अमीबा बनेगा, दूसरे विखंडन से 2 पुत्री अमीबा से 4 पुत्री अमीबा बनेगा, और तीसरे विखंडन से 4 पुत्री अमीबा से 8 पुत्री अमीबा बन जाएंगे। तो इसको अपना नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन जो बनेगा आपका ए नंबर। मतलब ऐसे होता है कि एक खंडन हुआ तो 2 बनेंगे, ठीक है ना, इसके बाद दूसरा खंडन होगा तो उससे फिर 4 बनेंगे, उसके बाद खंडन होगा तो उसके फिर 8 बनेंगे। मतलब ये प्रक्रिया एक प्रकार से चलती रहती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है। किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 जवाब देना है। कह रहा है खांसने के दौरान मुंह पर एक रुमाल रख कर, फिर कह रहा है सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, आंसर आपका जो आपका दिया बी नंबर, याद रखिएगा। कह रहा है कि किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका सकता है, सुरक्षित पेयजल प्रदान कर दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, और ऐसी कोई बीमारी ही नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है। मनुष्य की एक आहार नली का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। सभी लोग भाई यहाँ पर पहली बार जुड़े हैं ना, तो जय हिंद लिख दीजिएगा, और साथ में यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। लगातार क्लासें आपको दी जाती हैं, हर एक प्रकाशन, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे उत्कर्ष प्रकाशन हो, यूथ कंपटीशन हो, चक्षु प्रकाशन हो, ऐसा कोई प्रकाशन नहीं है जो आपको हमारे चैनल पर नहीं मिल जा रहा है, ठीक है ना। हर एक चीज़ आपको मिल जाती हैं, लगातार जुड़े रहिए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सभी लोग सपोर्ट जरूर करते रहिए। देखिए कौन सा मनुष्य के आहार नल का हिस्सा नहीं है 29 नंबर में। ऑप्शन देखो, आपका जवाब हो जाएगा श्वास नली। देखिए जो आपकी श्वास नली है ये श्वसन तंत्र का भाग है ना, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं। पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर हो और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा क्या, इसे बोल देते हैं कॉन्स्ट्रैक्ट, अर्थात जिसे बोलते हैं सांद्र।
इसका जो 30 का ऑप्शन बनेगा, 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर अपेक्षाकृत उच्च स्तर का प्रोटीन्स होता है उसे सांद्र कहते हैं या उसे कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बने आपका डी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। देखिए 31 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1973। ठीक है, 1973 में ये आपका शुरू किया गया था। जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि सामूहिक लोक नृत्य है जो कि सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। चलिए भाई, सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा चूफाट। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है द वर्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। बताइएगा, द वर्ड आउटसाइड माई विंडो के जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है। 33 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 33 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा, रस्किन बॉन्ड। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है। चलिए बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, जय हिंद जय हिंद। कह रहा है दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, यहाँ पर 34 नंबर में पूछा है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, मिस जो आपकी श्रीमाऊ भंडारनायके हैं, है ना, प्रधानमंत्री है ना। तो ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर आ रहा है, देखिए 35 नंबर में ऑप्शन आ गया है ए नंबर। देखिए जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 44 है। ठीक है ना, जिसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहा जाता था। इसी को पहले हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहते थे, लेकिन अब इसी का जो नाम है वो 44 हो गया है। दोस्तों याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लोकप्रिय, क्या कह रहा है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है। बताइएगा, कह रहा आपसे लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती हैं। 36 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा इनमें से कौन सा हो जाएगा। 36 नंबर जवाब दीजिए, 36 नंबर में जवाब दीजिए। आपका जवाब क्या बनेगा। देखिए 36 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पाई जाती हैं, तो आपके मध्य प्रदेश का जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य के एक जिला पड़ता है चामराजनगर जिला। ठीक है, वहां पर स्थित है। और 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। 1974 में स्थापना की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बी साई प्रार्थीन किस खेल से संबंधित है। बी साई प्रार्थनीथ ये किस खेल से संबंधित हैं। 38 को ऑप्शन में जो आपके बैडमिंटन से हैं, किससे हैं, ये बैडमिंटन से जुड़े हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। देखिए मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था उसके बाद यहाँ पर जो मिला है वो किससे मिला है। ये मिला है, याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी, जो कि 2014 में मिला था शांति के लिए। यहाँ पर देखो दिया है, शांति शब्द आपको दे दिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आपसे दिया गया है कि आपसे मुत्तुस्वामी दीक्षित ये कर्नाटक संगीत है, परवीन सुल्तान एक गायिका है। और अगला दिया गया है MS गोपाल कृष्ण ये वायलिन वादक है। ठीक है, और अगला दिया है नंदलाल बोस। तो यहाँ पर देखिए नंदलाल बोस या नंदलाल बसु ये भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। ठीक है, क्या रहे हैं, ये चित्रकार रहे हैं। आपको याद भी होगा, इनको द्वारा कई ऐसी पेंटिंग बनाई गई हैं। तो यहाँ पर चित्रकार इसका जवाब हो जाएगा, चित्रकार बनेगा, ना कि बांसुरी। समझ गए, आगे बताइएगा। यहाँ पर आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया है। हमने बताया है कि देखिए जब आप लगातार हम आपको इतना मॉडल पेपर देते हैं, इतनी क्लासें आपको देते हैं ना, कि आपको एक भी मॉडल पेपर बचेगा ही नहीं।
अब आप ही बताइएगा, अब यहाँ से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा, विदेश से थोड़े आएंगे, आएंगे तो यहीं से। जब एक बुक नहीं, दो बुक नहीं, तीन बुक नहीं, चार बुक नहीं, पूरे लगातार यहाँ पर 25-30 मॉडल पेपर आपको पूरे सोल्व करना है, 25-30 बुकों के मॉडल पेपर सोल्व करना है, ठीक है ना। देखो हमने यहाँ पर जवाब, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा। याद रखिएगा, इंदु मल्होत्रा एक भारतीय कह सकते हैं न्यायाधीश हैं, और वर्तमान भारत में कह सकते हैं कि 25 आपके क्या हैं, 25 आपके हाई कोर्ट हैं, ठीक है, 25 क्या है, हाई कोर्ट हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभापति रहने वाले प्रथम भारतीय कौन से हैं। चलिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, बताइएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभापति अर्थात अध्यक्ष रहने वाले यहाँ पर पहले भारतीय कौन है 42 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए 42 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हो जाएगा सी, डॉक्टर नागेंद्र। इनका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र इनका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है। चलिए ये दूरदर्शी कैलिफोर्निया में है, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, बर्लिन या कोलकाता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, कैलिफोर्निया। क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया। अब ऑप्शन के अनुसार हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर पूछ लेता सबसे बड़ी दूरबीन का नाम बताइएगा, तब हम लोग चाइना की ओर फोकस करते जाके। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये लगभग देखा जाए तो 145 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है, 145 किलोमीटर तक फैली हुई है, कैलिफोर्निया के पासाडेना में स्थित है आपका। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है 44 नंबर में। पहला पॉइंट दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, है ना, अच्छा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात इनमें से क्या है। चलिए फिर कह रहा मतलब 2:3 दिया गया है। फिर इसके बाद दिया गया है कि राष्ट्रीय झंडे के चक्र में अक्षरों की संख्या 24 होती है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के शीश सिंहासन से लिया गया है, और राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्णावधि 52 सेकेंड है। चलिए भाई आप लोगों ने थोड़ा सा जवाब गलत दिया है ना, आप लोगों ने जवाब गलत दिया है, जल्दीबाजी में गलती हुई है आप लोगों से। ये जो गलती हुई है वो जल्दीबाजी में गलती हुई है। क्यों गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो सी दिया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक जो दिया गया है, क्या यहाँ से लिया गया है, ये तो अशोक चक्र से लिया गया है ना, सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ये सी तो गलत हो गया। अब पहला वाला गलत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो चौड़ाई दिया है, फिर आपकी लंबाई दिया है, तो सही तो दिया गया है, क्या गलत दिया गया है। मतलब आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है 3:2, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपसे यही हमेशा मिलेगा। आपने जो 3:2 पढ़ा है वो आपकी लंबाई और चौड़ाई पढ़ा है, लेकिन वही चीज़ तो दे दिया है, चौड़ाई पहले बोल दिया है और लंबाई बाद में दे दिया है, तो यहाँ पर गलत थोड़ा है। क्लियर है ना, तो ये तो सही दिया गया है ना, गलत नहीं दिया गया है, ये सही दिया गया है, पहले चौड़ाई दिया है फिर लंबाई दिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये चीज़ें गलती में होती हैं, आप लोगों से जल्दीबाजी में होती हैं, आप लोग बिल्कुल जल्दी में रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है, कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है। यहाँ पर जवाब देना है 45 नंबर में। तो 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वंदे मातरम। क्या हो जाएगा, वंदे मातरम हो जाएगा, ऑप्शन में आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो रचना है वो संस्कृत भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, याद रखिएगा। और ये गाया कब गया था, 1896 में, ठीक है, 1896 में इसे गाया भी गया था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबा जो स्थलीय सीमा है वो किसकी है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित हैं। शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है, 47 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाए आपके भारतनाट्यम से। किसे, ये भारतनाट्यम, इसका ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। और साथ ही ये क्या है, एक फिल्मी अभिनेत्री भी हैं, ये भारतीय फिल्मी अभिनेत्री भी हैं, याद रखिएगा। 200 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं, याद रखिए, तमिल में, हिंदी में, मलयालम में, कन्नड़ में, अंग्रेजी भाषा में, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर कब और कहाँ आयोजित किया गया था, 48 नंबर में। ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा, बेलग्रेड, जो कि आपका 1961 है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 49 जवाब देना है। 22 अप्रैल दोस्तों, याद रखिए 22 अप्रैल को मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 5 जून को तो आप जानते हैं पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को जून परत दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बता दीजिएगा कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं, इसको भी जवाब लगा दे दीजिए। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल्दी से बताइए, 22 मार्च को क्या मनाते हैं। 22 मार्च को, भाई पृथ्वी दिवस तो आपका 22 अप्रैल हो गया, लेकिन यहाँ पर 22 मार्च को क्या मनाते हैं,
जल दिवस मनाते हैं। और 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को जो मनाते हैं वो क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। और एक होता है 31 जून या मई, 31 मई वाला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है 7 अप्रैल 31 मई। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो दिमाग में नहीं आ रहा है, जो कि बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। 31 मई वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 अप्रैल भी पूछा जाता है, 22 अप्रैल पूछा जाता है, 22 मार्च भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, 11 जुलाई ये 5-6 डेट जो है आपको हमेशा याद रख लेना है, गलतियां नहीं होना चाहिए। याद रखिए 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो ये आपको जो हमने लगभग 5-6 पढ़ा दिया ना, ये बहुत पूछी जाती हैं, इनको जरूर रट के जाइएगा। और चाइना पढ़िए, इनको जरूर पढ़िए। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे 8 मार्च को क्या मनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 8 मार्च 50 नंबर में क्या हो जाएगा? 8 मार्च को क्या मनाते हैं? महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा महिला दिवस कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई महिला दिवस? डी नंबर, विश्व महिला दिवस। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे पुस्तकी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? पुस्तकी शब्द में प्रत्यय पूछा गया है 75 नंबर में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? पुस्तकी में प्रत्यय पूछा गया है। सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए, तो हमने बताया था सबसे पहले एक मूल शब्द निकलेगा पुस्तक। क्या निकलेगा? पुस्तक। अब ये क्या हो गया? एक शुद्ध शब्द निकल आया, बचा इसमें क्या? बड़ी ई निकल रही है और यह निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? चलिए, यहाँ पर जो आपका 76 नंबर है, इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर देखिए, उदाहरण दिया है, उद्दंड हरण हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा, वाक्जल हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी नंबर रसायन। अब रसायन को अगर आप तोड़ते हैं तो क्या टूटेगा? ये टूटेगा आपके रस दनायन, अर्थात छोटा बराबर बड़ा, मतलब ये दीर्घ संधि है। क्या है? ये दीर्घ संधि है। अगला है षटपद शब्द का पर्यायवाची किसे कहते हैं? षटपद। षटपद किसे कहते हैं? भ्रमर को कहते हैं, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? भ्रमर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, गौरव का विलोम क्या होता है? गौरव का विलोम पूछा गया है, गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? तो गौरव को होता है लाघव, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। गौरव को हो जाएगा लाघव हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। कह रहा है बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना। 79 का ऑप्शन से हो जाएगा आपका दुर्भिक्ष। क्या होता है? दुर्भिक्ष, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, दुर्भिक्ष होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है दुर्भेद, दुर्भेद मतलब होता है जिसे भेदना कठिन हो, जिसे भेदना कठिन हो। यहाँ पर क्या हो जाए आपका? डी। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? यहाँ पर जवाब देना है यहाँ पर 80 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया, दया कैसी है, जड़ता कैसी है, घुटना कैसा है, घुटना कैसा है, और बुढ़ापा कैसा है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए आपके पास बुढ़ापा जो दिया है वो तो है, लेकिन शायद घुटना भी है ना। घुटना कैसा है, यहाँ पर सी और डी दोनों हो जाएंगे, सी और डी। यहाँ पर पुल्लिंग जो आपके दिए गए हैं, यहाँ पर आपका सी और डी। इसका एक क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो कि बहुत ही अच्छा करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10वां सिनलेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आपका आपके श्रीलंका के साथ। भारत और श्रीलंका के साथ ये आपका युद्ध अभ्यास हुआ है आपका, जो कि 10वें नंबर का आपका है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का विश्व का पहला मामला कहां दर्ज किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है, घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का विश्व का पहला मामला दर्ज हुआ है आपके बी नंबर, कोलकाता में हुआ है। दोस्तों याद रखिए कहां पर है? कोलकाता में हुआ है। और कोलकाता शहर में 61 वर्ष के ये व्यक्ति थे जिनमें ये पहला मामला देखने को मिला है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? चलिए बताइएगा कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2023 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? आपका जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब भी हो जाएगा आपके मुंबई शहर को शामिल किया गया। किसमें? मुंबई को। और मुंबई ने वर्ष 2021 में भी हैदराबाद के साथ यह सम्मान प्राप्त किया था। अर्थात 2021 में भी मुंबई ने किसके साथ? हैदराबाद के साथ, दोनों को यहाँ पर शामिल किया गया था 2021 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला है, दिवंगत हुए सलीम दुर्रानी का संबंध किस खेल से है? चलिए, जो सलीम दुर्रानी है 88 वर्ष की आयु में गुजरात के जामनगर में इनका निधन हो चुका है। और ये भारत के पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता रहे हैं। दोस्तों, भारत के पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता क्रिकेटर और बल्लेबाजी
मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर नंबर ये क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पटना मेट्रो परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यहाँ पर बताइए इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, आपके जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा, तो आपकी जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा है, ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रदान किया है। तो एयरटेल ने किस बैंक के साथ सहयोग, तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ यहाँ पर व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रदान किया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्कूल चले अभियान, क्या स्कूल चले अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कब, 1 अप्रैल 2023 से उत्तर प्रदेश सरकार में दोस्तों, ताकि जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें 100% यहाँ पर नामांकन सुनिश्चित किया जा सके, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे फरवरी 2023 की CCTNC रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है। CCTNS अर्थात क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम, इसमें से ये पहला आपका जो बना है वो आपका ए नंबर है हरियाणा बना है दोस्तों, याद रखिए हरियाणा पुलिस ने पहला स्थान हासिल किया है, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन होगी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपकी क्रिस्टीना कोच, क्या है, क्रिस्टीना कोच हैं जो कि चंद्रमा के आसपास जाने वाली ये आपकी पहली महिला है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी नंबर। और आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखो आ गया है। अगला पॉइंट कैसा आ गया है, अब आपको ध्यान में, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना है। हम 2 बार शब्दों को बोलेंगे, अपने कान में फीड करते जाना है। देखो दिया गया है समाधि स्थल, प्रमुख व्यक्ति और आपकी तिथि। तो तिथि तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पूछा जाएगा प्रमुख व्यक्ति और उनकी समाधि स्थल। देखिए राजघाट अगर पूछे, राजघाट भैया किसका समाधि स्थल है, तो आपके महात्मा गांधी का है। वहीं पर चैत्य भूमि जो आपका है VR अम्बेडकर की आपकी राजभूमि, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, समाधि स्थल है। महाप्रयाग घाट दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या है, समाधि स्थल है। यहाँ पर शांतिवन में दोस्तों याद रखिए जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है, आपके शांतिवन है। विजय घाट दोस्तों याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री क्या है, विजय घाट है। और वहीं पर शक्ति स्थल आपकी इंदिरा गांधी, है ना, शक्ति स्थल आपकी किसके हैं, तो आपकी इंदिरा गांधी की है, याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी की डेट आप याद रख लीजिएगा, इंदिरा गांधी के 31 अक्टूबर 1984, ये डेट आपको जरूर याद रख लेना है, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किसान घाट, है ना। तो दोस्तों किसान घाट ये चौधरी चरण सिंह है दोस्तों, जो किसानों के लिए बहुत ही अपना पूरा समय व्यतीत करते थे, अर्थात सबसे ज्यादा लगाव जो था किसानों से था। वीरभूमि जो दोस्तों आपका है, वीरभूमि ये आपके राजीव गांधी से है। वहीं पर स्मृति स्थल ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी की, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी क्या है, स्मृति स्थल है। वहीं पर दोस्तों अभय घाट किसका है, मोरारजी देसाई का है। और निगम बोध घाट ये आपके अरुण जेटली के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, अरुण जेटली ये नए आपके हैं, इसको पहले आपको ऐड नहीं किया गया था, अब ऐड हो गया है। तो स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी, अभय घाट मोरारजी देसाई और निगम बोध आपके अरुण जेटली हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कि अरुण जेटली का निधन हुआ था 2019 में। अगला देखो दिया है भारत के जलमार्ग, जो कि अभी क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिला था कि भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट जो कि प्रयागराज से हल्दिया के लिए जाता है, प्रयागराज से हल्दिया तक के लिए जाता है। वहीं पर देखें राष्ट्रीय जलमार्ग जो आपका 2 है, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आपका है वाटर हाईवे, ये सादिया से धुबरी जो कि आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका चलता है। यहाँ पर देखो दिया गया राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो कि आपकी कोल्लम से कोट्टमपुरम है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो कि आपके काकीनाडा से मरक्कानामा में है, ठीक है, यही ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला आइएगा भारत के प्रमुख बंदरगाह में। देखिए भारत का प्रमुख बंदरगाह में पॉइंट आपसे दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से पश्चिमी घाट तट पर 6 बंदरगाह उसकी अवस्थित इस प्रकार है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि आपके पश्चिमी घाट पर यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है। तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट आपका है, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र जो कि मुंबई में मुंबई बंदरगाह हो गया। महाराष्ट्र में ही आपका नाहवा सेवा बंदरगाह जो कि मुंबई बंदरगाह के ट्रैफिक को कम करने के लिए नाहवा सेवा बंदरगाह बनाया गया था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक तौर पर आपका है। वहीं पर गुजरात में कौन सा है, तो गुजरात में है कांडला बंदरगाह, गुजरात में
कांड्रा बंदरगाह है। गोवा में कौन है, मार्मगोवा बंदरगाह, है ना, और यहाँ पर गोवा में हो गया। अगला है कोचीन में, और मतलब केरल में, तो केरल में कौन है, तो आपका कोचीन बंदरगाह। तो बस आपको याद रखना है ये जो आपके बंदरगाह हैं वो आपके कैसे हैं, पश्चिमी घाट पर स्थित आपके बंदरगाह हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह और उनकी स्थिति। अब ये क्या है, आपके पूर्वी घाट पर आना है, और पूर्वी घाट आपका कौन सा है, ये वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में, और दोस्तों तमिलनाडु में कौन सा है, तो यहाँ पर तूतीकोरिन है। क्या है, तूतीकोरिन है। और ये आपका कहा जा सकता है कि ये भी आपका टेक्नोलॉजी से है, पूर्णतः टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये बंदरगाह आपका कौन सा है, तमिलनाडु वाला हो जाएगा। यहाँ पर तमिलनाडु में एक चेन्नई बंदरगाह भी है, चेन्नई बंदरगाह, और वहीं पर आपका एन्नौर बंदरगाह है। तो याद रखिए तमिलनाडु में 3, तूतीकोरिन, चेन्नई बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में कौन है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा में कौन सा है, तो उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। पूछेगा पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपके उड़ीसा में है। और अगला आपसे पॉइंट आपसे कह रहा है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कौन सा, पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में कौन है, कोलकाता, जो कि आपका हल्दिया, क्या कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह आपका है। अब देखो दिया गया है कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन अगर पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश में एकमात्र बंदरगाह कौन सा है, तो ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, याद रखिएगा। वहीं पर देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, नाहवा सेवा बंदरगाह है, जो कि आपके महाराष्ट्र मुंबई में आपका है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपका दिया गया है प्रमुख देशों के महत्वपूर्ण स्मारक। देखिए हमने बताया है कि डेली की क्लास आपको लेना है। हम डेली क्लास के अंत में कुछ ना कुछ ऐसे जरूर पॉइंट बताते हैं कि आपको स्टैटिक जीके की आवश्यकता नहीं है कि अलग से आपको पढ़ना पड़े। हमारे मॉडल पेपर देखने का मतलब है कि आपको पूर्णतः तरीके से तैयार करना है। देखो दिया गया स्मारक और दिया है स्थान। यहाँ पर देखो ताजमहल कहाँ पर है, तो आप कहेंगे आगरा, जो कि भारत में है। वहीं पर देखो दिया गया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, तो आपके न्यूयॉर्क, जो कि आपके अमेरिका में है। वहीं पर ग्रेट वॉल, महान दीवार, ये कहाँ पर है, तो आपके चीन में है। कहाँ पर है, चीन में है। झुकी हुई मीनार दोस्तों ये कहाँ पर है, तो पीसा, जो कि आपके इटली में है। पीसा जो कि इटली में है। और इस झुका होने का कारण क्या है, कभी कभी पूछा जाता है कि जो झुकी हुई मीनार है अभी भी गिर नहीं रही है, अभी भी क्या है, ये गिर नहीं रही है। इसका कारण क्या है, तो दोस्तों इसका जो गुरुत्वीय केंद्र है, गुरुत्वीय केंद्र है वो उसके बीच, मध्य बीच में है ना, मध्य बीच में होने के कारण ये गिर नहीं रही है। जिस दिन इसका केंद्रता बाहर हो जाएगा ये गिर जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है कि पिरामिड कहाँ के प्रसिद्ध है। भाई पिरामिड आपने पढ़ा होगा, ये पिरामिड जो आपके प्रसिद्ध है ये कहाँ के, गीजा, जो कि आपके मिस्र में है। अगला है ओपेरा हाउस। दोस्तों ओपेरा हाउस ये कहाँ पड़ता है, आपके सिडनी में। कहाँ पर है, आपके सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अगला एफिल टावर है, एफिल टावर कहाँ पर है, पेरिस, जो कि आपके फ्रांस में है। अगला दोस्तों यहाँ दिया है पार्थनन, पार्थनन ये आपके एथेंस में है, आपके यूनान में है। पवन चक्की दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, जो पवन चक्कियों का शहर अर्थात पवन चक्की जो आपके हैं यहाँ पर याद रखिएगा ये डेनमार्क में है। याद रखिएगा पवन चक्की जो आपके किंडर डिज्ग, या तो आप तो डेनमार्क आपसे डायरेक्ट पूछेगा। यहाँ पर दिया गया है आपका क्रेमलिन, क्रेमलिन आपके मॉस्को, जो कि रूस में है। और इंपीरियल पैलेस पूछा जाता है, इंपीरियल पैलेस कहाँ पर है, तो ये आपके टोक्यो, जो कि आपके जापान में है, आपका इंपीरियल पैलेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। धन्यवाद, जय हिंद।